हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फोन स्टडी। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले वाटर साइकिल पढ़ी, फिर नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी और अब हम कार्बन साइकिल पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, हमने उस समय देखा कि साइकिल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। अब हम ये देखते हैं कि हम कार्बन साइकिल क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो कार्बन एक किसी भी लाइफ का बेसिक एलिमेंट होता है। मतलब अगर आज भी हम कहीं लाइफ ढूंढ रहे हैं तो मेनली हम यही फाउंड कर रहे हैं कि उसमें कार्बन है या नहीं है। एक सेंट्रल एलिमेंट कार्बन ही होता है किसी कंपाउंड का, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जहाँ लाइफ सस्टेन होती है। इसलिए हम कार्बन साइकिल पढ़ना जरूरी है। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। ठीक है। उसके बाद 21% ऑक्सीजन है ना। ये मैंने उस समय बताया था आपको सब कुछ। और उसके बाद नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 और 1% अदर गैसेस है। ठीक है। अब इस 1% अदर गैसेस में जो CO2 का परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में, देखो कार्बन जो है वो फ्री फॉर्म में एटमॉस्फेयर में नहीं रहता, वो किसी न किसी के साथ कंपाउंड बना के रहता है ना। और एक चीज और है कि कार्बन की टेंडेंसी इतनी ज्यादा कंपाउंड बनाने की, अभी तक लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कार्बन के कंपाउंड्स होंगे। ठीक है। तो इस 1% में केवल 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है। और सिर्फ इतना कार्बन डाइऑक्साइड होने के बाद भी ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। ठीक है। कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक चीज जरूर है कि वो एसिडिक होता है नेचर में, है ना। तो एसिडिक होने के कारण इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज हो जाती है। उसके बाद हाँ, तो उसके बाद क्या है कि कार्बन की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। हर कंपाउंड में कार्बन है, हर चीज में हमारे सेंट्रल एलिमेंट कार्बन ही मिलेगा हमें। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन साइकिल जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम हमारी स्लाइड्स देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं। ठीक है। अब ये देखो कार्बन साइकिल, है ना। ये CO2 है आपके एटमॉस्फेयर में, है ना। ये CO2 सबसे पहले कौन लेगा? प्लांट ने ली, क्योंकि अपन तो ले नहीं सकते। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट CO2 लेगा। अब फोटोसिंथेसिस करके उसने CO2 ली। CO2 लेने के बाद प्लांट में क्या आ गया? CO2 आ गई, ऑक्सीजन छोड़ता है, वो ऑक्सीजन अपन लेते हैं। ये तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस अलग चली रही है। इसने CO2 एब्जॉर्ब करी, है ना। अब प्लांट से या तो जमीन में मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेंगे, या प्लांट को हम खा लेंगे। ठीक है, यही कुछ होगा, ये होगा। और उसके बाद हम हमारे अंदर CO2 हो जाएगी। फिर या तो हम रेस्पिरेशन करके CO2 निकाल देंगे, या हम अगर मर गए या इन्होंने खा ली तो जमीन में ये सब बनती जाएगी, या तो फॉसिल की उसमें बन जाएगी, किसी और रूप में बन जाएगी। वो फिर से फ्यूल, फॉसिल फ्यूल बनेगा, वो बर्न होगा, और बर्न होके फिर एटमॉस्फेयर में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो एक जरा सी साइकिल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है। और मेन ये है कि बस सनलाइट की वजह से हीट हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो बायोस्फीयर में हमारे इधर से उधर बस एक प्रोसेस की तरह चलती जाती है, और कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मतलब इसमें है क्या चीज। अगर किसी को नोट्स बनाने हो तो लिख सकता है कि Earth's atmosphere, ocean, land, and living things can be both source and sinks of carbon. The process of photosynthesis, respiration, death, and decomposition move carbon through the carbon cycle, partly as CO2. In Earth's atmosphere, CO2 is only about 0.03% by volume, but it is an important greenhouse gas. It traps in the lower atmosphere much of the heat radiant from the Earth's surface. The carbon cycle is therefore the circulation of carbon atoms in the biosphere as a result of photosynthetic conversion of carbon dioxide into complex organic compounds by plants which are consumed by other organisms. The carbon returns to the atmosphere in the form of carbon dioxide as a result of respiration, decay by fungi, bacteria and combustion of fossil fuels. ठीक है, ये जो चीज मैंने आपको समझाई ऐसी कैसी यहाँ लिखी है ना। ठीक है, 0.03% इधर लिखा है, 0.04%, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बुक में हर जगह कुछ कुछ डेटा अलग अलग है, और उसको कोई गलत भी नहीं करेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि चीज मतलब प्रोसेस क्या हो रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। बाकी किसी को नहीं पता एग्जैक्ट कितनी है।
ठीक है, मैं अगर 0.03 नाप रहा हूँ तो कोई दूसरा 0.04 नाप देगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, सबकी अपनी अलग मेथड होती है, सब कुछ अलग होता है। तो अब अपन इसकी चार मतलब इसको अपन ने चार प्रोसेस में बांटा कि कैसे कैसे कार्बन साइकिल चल रही है। सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब एक मेरी बात सुनो, फोटोसिंथेसिस सबने सुनी है ना? क्या होता है फोटोसिंथेसिस में कि ये भैया एक पेड़ है ना, ये एक हो गया पेड़, यहाँ पे आ गया आपका सूरज, यहाँ से भैया सनलाइट आई है ना, तो इसने क्या करा, इसने सनलाइट और उससे CO2 ली और हमने इसको पानी दे दिया H2O, इससे इसने क्या बना लिया, खाना बना लिया। तो अब खाना पेड़ का क्या होगा, किसी का भी खाना हमेशा ध्यान रखना एक ही चीज होती है, वो होती है एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी मतलब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज मतलब C6H12 और O6। बाकी जो भी बाय प्रोडक्ट निकलेगा, रिएक्शन बैलेंस करनी इम्बैलेंस करनी, वो सब बात का खेल है। मेन चीज ये है और ये पता होनी चाहिए अपने को। ठीक है, बाकी 6CO2 12H2 वो सब करते रहेंगे अपन बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मेन स्लाइड पे आते हैं अपन। तो फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस में ये पता ही है तुम्हें कि ये हुआ। ठीक है, क्या है फोटोसिंथेसिस के, प्लांट एल्गी एंड बैक्टीरिया यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू कंबाइन CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद वाटर टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स भी बोलते हैं। ठीक है, दिस कार्ब्स स्टोर एनर्जी, O2 is a byproduct that is released into the atmosphere. This process is known as photosynthesis. तो O2 एनर्जी एक तो उसने यूज कर ली और बाय प्रोडक्ट में उसने क्या निकाला, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन उसका बाय प्रोडक्ट है, पर हमारे लिए तो प्रोडक्ट ही ऑक्सीजन है। सही बात है ना, अगर ये नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे? तो किसी का बाय प्रोडक्ट हमारे लिए प्रोडक्ट की तरह यूज हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। आगे देखते हैं हम। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे लिखिए, CO2 और H2O, सनलाइट मिली। ठीक है, तो इसमें प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है पिगमेंट, उसकी मदद से उसने क्या करा, इसमें एनर्जी में कन्वर्ट करा, एनर्जी उसने यूज करी और O2 बाय प्रोडक्ट के रूप में निकाल के हमको दे दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है इसके बाद, फोटोसिंथेसिस तो हो गई है ना। फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या होगा, या तो प्लांट को हम खाएंगे या प्लांट खुद मर जाएंगे, गिर जाएंगे बेचारे, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएगा। ठीक है, और वो भी जमीन में दफन हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी वजह से जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन में क्या होगा, देखो शब्द से अर्थ समझेंगे, डिकम्पोज कर रहे हैं किसी चीज को, मतलब किसी चीज को हम तोड़ रहा है। ठीक है, कंपोजिशन मतलब कोई चीज बनना, डिकम्पोजिशन मतलब उसको वापस से तोड़ना, तो उससे फिर से कार्बन बाहर हो जाएगी। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन के बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं चीजों को, है ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस बाय विच डेड ऑर्गेनिक, ठीक है, डेड की बात करी थी ना, और ऑर्गेनिक मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्गेनिक क्या होता है, जो चीज नेचुरल प्रोसेस है ना, substances are broken down into simpler organic or inorganic matter such as CO2, water and mineral salts. This process is a part of nutrient cycle and is essential for recycling the finite matter that occupies physical space in the biosphere. ठीक है, अब डिकम्पोजिशन में एक चीज और होती है, ध्यान रखना। देखो भैया, कार्बन जो है वो जमीन में सिर्फ ऐसे ही नहीं है, वो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में भी हो सकता है ना, HCO3, या वो लाइमस्टोन के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब फॉर्म में भी कार्बन जो है वो भी कार्बन ही कहलाएगा। या अगर वो कोई कंपाउंड बना के जमीन में रह रहा हो, जैसे डायमंड हो गया, या कोई ग्रेफाइट हो गया, या बकमिंस्टर फल्नेरेंस हो गया। ठीक है, तो ये सब भी कार्बन के ही फॉर्म है, और ये सब भी अपने आप में इनका मतलब ऐसे ही बनते हैं कि टाइम के साथ डिकम्पोज होके, समय, प्रेशर वगैरह, हीट वगैरह की वजह से ये सब बनते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि डिकम्पोज हो रही, ये बॉडी जैसे डिकम्पोज हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन सबको पता है, कुछ नहीं होता है कि हमने क्या करा, ऑक्सीजन का जो है वो इनटेक करा और CO2 को जो है वो वापस से बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो अब प्लांट ने क्या करा था, CO2 इनटेक करी और ऑक्सीजन को बाहर फेंक दिया, है ना। तो हम लोग और प्लांट एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं होंगे, या हम मतलब केवल ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इस पे एनिमल्स वगैरह सब आ गए, तो प्लांट भी हम पे डिपेंड करते हैं। जितना हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उतना नहीं, पर थोड़ा तो करते ही हैं। ठीक है, कार्बन मूव्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स टू एटमॉस्फेयर, ईच टाइम यू एक्सेल यू आर रिलीजिंग CO2 into the atmosphere. Living animal and plants need to get rid of CO2 gas through a process called respiration. ठीक है,
अब मैंने आपको ये चीज बताई तो उसमें पहले क्यों बताई थी कि हम CO2 को बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि CO2 एसिडिक होती है और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए हम ज्यादा उसको नहीं रख सकते, ठीक है, इसलिए हम CO2 को बाय प्रोडक्ट की तरह बाहर फेंक देते हैं। ये हमारी रेस्पिरेशन की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो उसमें क्या करा हमने, ग्लूकोज का यूज करा, ऑक्सीजन का यूज करा, बाय प्रोडक्ट में क्या निकला, CO2, वाटर और एनर्जी, है ना। कुछ नहीं, प्लांट की जो थी वो ऐसी थी, है ना, और हमारी जो है वो यहां से ऐसी हो रही है, क्या फर्क पड़ रहा है, हमने कहा था एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है अपन। अब चौथी चीज देखते हैं कि जो फॉसिल बन जाते हैं सब होता है, कंबशन होता है उसका, ठीक है। कंबशन मतलब क्या, जलना। तो अब मेरी बात सुनो, आप अगर प्लांट ने, एक और तरीका है कि या तो उसका फॉसिल बन गया, ठीक है, या वुड हो गई, अगर वो वुड है तो उस वुड को भी जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, सही है ना, कोई सी भी चीज आप जलाओगे तो निकलेगी। तो कंबशन ऑकर व्हेन एनी ऑर्गेनिक मटेरियल इज रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी, वही चीज है। और कंबशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, और या क्या देगा, CO2 देगा, है ना, वाटर देगा, और क्या देगा, एनर्जी देगा। देखो कंबशन से एनर्जी तो निकलेगी, सही, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और एक वाटर निकलेगा, H2O निकलेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल की अगर अपन बात करें। अब ये हो गए अपनी कार्बन साइकिल कंप्लीट। तो हम एक सेकंड में कार्बन साइकिल पूरी रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके इफेक्ट और चीजें देखते हैं, हाँ, एक सेकेंड, ये ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आपके एटमॉस्फेयर में CO2 थी, ठीक है, उस CO2 को किसने, प्लांट ने लिया, है ना। प्लांट के बाद या तो प्लांट को हम खा गए, या प्लांट को कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा गया, या प्लांट खुद मर गया, ठीक है। हमने या तो उसको वापस से आउटटेक कर दिया, मतलब बाहर फेंक दिया CO2 के फॉर्म में, या फिर ये हुआ तो या तो फॉसिल बने या हमने खुद जलाया, कंबशन करा और उसके बाद CO2 बाहर निकली, ठीक है। तो ऐसे CO2 की बस जरा सी साइकिल चलती है और उसमें CO2 यहाँ से अब मतलब पूरा घूम के वापस यहाँ आ जाता है इतने समय, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये हमारा CO2 हो गया। अब हमें देखते हैं कि इससे इफेक्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले होता है CO2 जरूरी क्या है, CO2 ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ये इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट में हेल्प मिलती है। अब मेरी बात सुनो, ग्रीन हाउस इफेक्ट सुन के नेगेटिव थिंकिंग मत करा करो। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा अंतर है। आप कभी नर्सरी में गए हो और आपने एक ऐसा वो देखा हो, एक ऐसा कांच का बना हुआ जिसके अंदर पौधे लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो उसमें क्या सनलाइट आती है ना, और वो पर सनलाइट आती तो जरूर है पर वहां से बाहर नहीं जा पाती कांच के उससे, ठीक है। तो ये इसी से नाम दिया ग्रीन हाउस, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम दे दिया, यहीं से ग्रीन हाउस नाम दिया। और इससे क्या होता है कि सनलाइट आती है, यहाँ पे हीट ट्रैप हो जाती है, हीट ट्रैप होने के बाद होने से क्या होता है, जो प्लांट है इनकी जो प्रोडक्शन है, मतलब जो इनके बढ़ने की रेट है वो कंट्रोल भी हो जाती है और काफी अच्छे तरीके से होते हैं, है ना। तो इस ऐसा ही हमारे अर्थ में हो रहा है। अब मैं समझाता हूँ कैसे हो रहा है। ये हमारी अर्थ मान लो, ठीक है। अब अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ के आसपास एक लेयर बनी हुई है, ग्रीन हाउस लेयर, ठीक है। और ये मान लो हमारा सन, है ना। तो ये सन जो है वो एनर्जी तो दे रहा है, ठीक है, लाइट दे रहा है। अब हम अर्थ जो है वो सन से एनर्जी लेगा, पर कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ना, और कुछ पार्ट वो अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। पर ये ट्रैप खुद नहीं कर सकता, तो वो ट्रैप कौन सी गैसेस करेगी, तो वो ट्रैप करेगी ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, ध्यान रख लेते हैं अपन। तो ग्रीन हाउस गैसेस होती है बेटा कौन सी, एक तो हो गई मीथेन CH4, ठीक है, एक हो गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और एक हो गई आपकी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती है। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब वो जो आपकी हीट को वहीं पे ट्रैप करके रखे, बाहर नहीं जाने दे, मतलब आपकी हीट को ये अंदर आने देंगे पर ये वापस से हीट को बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये यहीं का एटमॉस्फेयर गर्म करते जाएंगे, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस होती है। तो अगर जितनी बढ़ेगी उससे क्या, गर्मी अर्थ की और बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा भैया, तो उससे होगी ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, है ना। अब अगर एक्सेस अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी तो हो गई ग्लोबल वार्मिंग। ये देख लो ग्रीन हाउस इफेक्ट, सम सनलाइट दैट हीट्स द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड, सम बिकम हीट, CO2 and other gases in the atmosphere trap heat and keep earth warm। अब अर्थ को वार्म रखना जरूरी है, वरना अगर ग्रीन हाउस ही नहीं होगी तो अर्थ फिर से आइस स्टेज में चल जाएगा,
अर्थ 3 बार अभी तक आइस स्टेज में जा चुका है, ठीक है, तो फिर से लाइफ सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। भले ये 0.03 या 0.4% है, उसके बाद भी इसका इतना बड़ा रोल है। तो अब यह ज्यादा होगी तो क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग। अब हम लोग इतने पॉल्यूशन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है। ओजोन लेयर में जो होल है उसकी वजह से जो यूवी आ रही है उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जब अर्थ ज्यादा हीट हो जाएगी उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। ग्लोबल मतलब क्या, पूरी दुनिया, ग्लोब अर्थ है ना, और वो वार्म हो रही है मतलब गर्म हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग हो गई। So global warming is the ongoing rise of the average temperature of the Earth's climate system and has been demonstrated by direct temperature measurements and by measurement of various effects of the warming। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना कि ग्लोबल वार्मिंग एक वार्निंग है, हमें अब भी रुकना पड़ेगा, वरना हमारा टेम्परेचर वैसे भी अर्थ का पिछले 50 सालों में 1 डिग्री तक राइज हो चुका है, और 1 डिग्री बहुत बड़ी चीज होती है, चीज ध्यान रखना, ठीक है। इससे बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और लाइफ पहले ही मतलब इफेक्ट कर चुकी है, और ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज तो अलग इशू है। तो ये थी हमारी कार्बन साइकिल। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया कि कार्बन साइकिल क्या होती है, ठीक है। कार्बन साइकिल के बाद हमने क्या पढ़ लिया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ना, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद हमने क्या पढ़ लिया, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज हमने देख ली। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, सब कुछ पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना। और नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है या आपकी क्या डिमांड है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।